हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से इस नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी 11 अक्टूबर को रिलीज हुए थे 3 नेम नोबेल लॉरिएट्स के इकोनॉमिक साइंस में। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि हाईएस्ट अवार्ड है, तो इसलिए डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है। और उसके साथ साथ अभी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया जरूर होगा क्योंकि अभी जो एग्जाम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है और न्यू डेट यूजीसी नेट की अभी पता नहीं लगी है। सो उम्मीद है कि थोड़ी जल्दी, बहुत जल्दी न्यू डेट भी आ जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि जब न्यू वैकेंसीज हैं आने वाली हैं, जो केवीएस है वो भी अपनी वैकेंसीज रिलीज करने वाला है। तो अभी 138 तो वैकेंसी वैकेंट है इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए केवीएस में, लेकिन अभी जो एक्चुअल पोस्ट है वैकेंट है वो है 141। और हो सकता है कि जो जब तक ये एग्जाम होता है या फिर जब तक वैकेंसी रिलीज होते हैं तो 150 प्लस हो जाए। तो मान के चलिए कि 150 अप्रोक्स इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज आ रही है, तो पॉजिटिव रहिएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जो केवीएस कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं देता। एग्जाम लेगा, तुरंत इंटरव्यू कराएगा और तुरंत ज्वाइनिंग कराएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम पीजीटी एग्जाम के लिए, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। चलिए, बी पॉजिटिव। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमने इसको पोस्ट भी किया था सेम चीज़ को, ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए, तो 3 इकोनॉमिस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज इन 2021, ठीक है, फॉर वर्क ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको रेड लाइन में हाईलाइटेड किया हुआ है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, 3 इकोनॉमिस्ट हैं और मैक्सिमम एक टाइम में 3 इकोनॉमिस्ट को ही मिलता भी है। सो डेबिट कार्ड, और इसको आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है। पहले तो इकोनॉमिस्ट ऐसे आते थे जो लास्ट ईयर आए, ठीक है, मिलग्रोम या फिर रॉबर्ट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम थे, लेकिन इस बार जो फर्स्ट नेम है बहुत इजी है। डेबिट कार्ड यूज करते हैं आप, बस वही है, डेबिट की जगह डेबिट कार्ड। तो नाम बहुत ईजी है, नाम याद हो जाएगा। फर्स्ट, फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट जोशुआ डी एंजरिस्ट, और तीसरे इकोनॉमिस्ट गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं और उसमें भी जो शेयर सबसे ज्यादा है, हाफ शेयर है। सो दैट मीन्स जो फर्स्ट हाफ है वो डेबिट कार्ड का, और बाकी जो रिमेनिंग है वो इन दोनों में बटा हुआ है। ठीक है, वो इन दोनों का है। सो फर्स्ट एक पार्ट है डेबिट कार्ड का और दूसरा पार्ट है एंजिस्ट और इम्बेंस का। चलिए, सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बार्कले से जुड़े हुए हैं, यूएसए, दैट इज तीनों इकोनॉमिस्ट ने यूएसए से ही जुड़े हुए हैं इस बार। सो और मोस्ट ऑफ द जो अवार्डीज होते हैं वो यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, पता नहीं क्या रीजन है या फिर क्या लॉजिक है। और एंजिस्ट एमआईटी कैम्ब्रिज यूएसए से, और इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। अब देखते हैं कि क्या क्या एरिया क्या है। देखो, जो फर्स्ट है डेबिट कार्ड, इनका तो अलग एरिया है। इनका एरिया क्या है? फॉर हिज इंपीरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। अब एक बार जो वर्ड है ना इंपीरिकल होता है बिहेवियरल स्टडी, जो एक वेरीफाइड स्टडी होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर कंट्री में। इंपीरिकल, ठीक है, व्यवहारिक, या फिर जो अप्लाइड होती है, मतलब जो स्टडी होती है किसी कंट्री की या फिर किसी पॉपुलेशन की, हमने बिहेवियर में जो चेंजेस आया उसको स्टडी किया है, उसके ऊपर है। ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स और लेबर मार्केट में। उसके बाद अब ये जो मेथोडोलॉजी है, मतलब कैसे हम पता करेंगे कितना बिहेवियर चेंज हुआ किसी इंडिविजुअल का, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इनके स्टडी में, ठीक है, एंजरिस्ट और इम्बेंस की स्टडी में। फॉर देयर मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। किसी का बिहेवियर जो चेंज होगा आज, ठीक है, उसमें क्या है, आज कुछ एक्टिविटी से कल बिहेवियर क्या चेंज होगा, जितना भी ये कॉज एंड इफेक्ट है, जो मेथोडोलॉजी है उसको कैलकुलेट करने की, वो दी थी इन्होंने। ठीक है, एंजिस्ट और इम्बेंस। तो अच्छा खासा एक क्या बन गया, एक कोरिलेशन बन गया। फर्स्ट में लेबर थ्योरी की, जो लेबर इकोनॉमिक्स है या फिर लेबर मार्केट की थ्योरी दी डेबिट कार्ड ने, उसमें जो मेथोडोलॉजी है लेबर मार्केट में कितना वो चेंजेस आया, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वो मेथोडोलॉजी प्रोवाइड की एंजिस्ट और इम्बेंस ने। ठीक, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, अब करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले स्टडी करते हैं डेबिट कार्ड की स्टडी, और अगर ये स्टडी समझ आएगी तो दोनों की स्टडी आपको समझ आ जाएगी इजिली। चलिए, यूजिंग नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? बिहेवियरल जो चेंजेस हो रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक स्टेट है या फिर एक कंट्री है, कंट्री हम लोग हरियाणा चूज कर लेते हैं, स्टेट हरियाणा स्टेट है। यहाँ पे एक सर्वे होता है 10 साल के लिए कि बिहेवियर चेंज होता है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी है, सपोज एजुकेशन पॉलिसी यहाँ की आज अडॉप्ट हुई, अब इस 10 सालों में क्या रिजल्ट आने वाला है, 10 सालों में क्या रिजल्ट आने वाला है। तो वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, कहीं लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है। लैब एक्सपेरिमेंट कम टाइम लेता है, लेकिन नेचुरल एक्सपेरिमेंट है कि उस एजुकेशन पॉलिसी से हरियाणा में क्या रिजल्ट आने वाला है, कितना चेंज आने वाला है, कितनी लिटरेसी रेट बढ़ने वाली है।
उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट, और इसी को हम इम्पीरिकल वेरीफाइड स्टडी बोलते हैं, जो सम रीजन या कंट्री में वेरीफाइड हो चुकी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में इम्पीरिकल स्टडीज होती है, जैसे इनपुट आउटपुट मॉडल है, इम्पीरिकल स्टडी है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। सो इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। सो हैज़ एनालिसिस द लेबर मार्केट। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा वीडियो डिटेल में हो सकता है, लेकिन हाँ आपको बहुत नॉलेज देने वाला है। सो लेबर मार्केट इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। सबसे पहले देखा कि मिनिमम वेजेस का लेबर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर देखा कि इमिग्रेशन का लेबर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर देखा एजुकेशन का लेबर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तीनों का इफेक्ट लेबर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उन्होंने एनालिसिस किया। सो हिज स्टडीज फ्रॉम अर्ली 90s, देखो 1990s की स्टडी है। ठीक है, 90s शुरू हो जाता है, 81 82 ये सब 90s का ही टाइम है। चैलेंज कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम होता है जिसको लोग इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लीडिंग टू न्यू एनालिसिस एंड एडिशनल इंसाइट्स। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की, कुछ न्यू एनालिसिस किए और कुछ न्यू मेथोडोलॉजी यूज़ की, जिसके थ्रू थोड़ा सा ये नया जो स्टडी है वो थोड़ा न्यू बन गई, कन्वेंशनल नहीं बनी, पुरानी तरीके का नहीं बनी, कुछ न्यू बन गई। सो द रिजल्ट शोड अमंग अदर थिंग्स दैट इंक्रीजिंग द मिनिमम वेजेस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि रिजल्ट ये आया जैसे ही मिनिमम वेज बढ़ाया। ठीक है, जो मिनिमम वेज है, अब एक माइंड पे एक आपके स्ट्राइक कर गया होगा मिनिमम वेज एक्ट, आपको आता है, मुझे पता है, आपको ये आंसर पता है कि मिनिमम वेज एक्ट कब आया था। कब आया था मिनिमम वेज एक्ट? करेक्ट, 1948 में। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में भी, 1948 में आया था इंडिया में। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही इंक्रीज करेंगे मिनिमम वेजेस को, डज नॉट नेसेसरी लीड टू फीवर जॉब्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वेज बढ़ाने से जॉब्स कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे क्लासिकल बोलते थे अगर वेज कट कर दो तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इनका मानना वो नहीं था, जैसे वेजेस मिनिमम अगर इंक्रीज भी होगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जॉब्स कम हो जाए। वी नो नाउ दैट द इनकम ऑफ द पीपल हु वर बोर्न इन द कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम न्यू इमिग्रेशन। तो आप देखो कि इमिग्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी लोग इमिग्रेट होंगे, मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इमिग्रेशन वही हो गया कि दूसरे कंट्री में जा रहे हैं हम लोग, चाहे वो यूएसए में जाएं, चाहे वो चाइना में जाएं, खैर चाइना में तो जाएंगे नहीं आजकल, और चाहे आप कनाडा में जाओ। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जो इमिग्रेशन हो रहा है लेबर का, ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जो न्यू इमिग्रेशन है उनको तो बेनिफिट होगा, वाइल द पीपल हु इमिग्रेटेड एट एन अर्लियर टाइम। तो जो अर्लियर टाइम में आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके चाचे ताए हैं, कोई पहले ही पहुंचे हुए हैं लंदन कनाडा वगैरह, यार उनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। दैट टाइम रिस्क बीइंग नेगेटिवली इफेक्टेड, दे मे बी नेगेटिवली इफेक्टेड, उन थोड़े से नेगेटिवली इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये कहने का इसका मतलब ये है कि अगर लेबर सप्लाई किसी कंट्री में बढ़ रही है तो जो पुराने वहाँ पे लेबर्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सो इन्होंने एक लाइव एग्जाम्पल दिया पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी का, क्योंकि बीच में बॉर्डर पड़ता है इनका। सो कार्ड फॉर एग्जाम्पल कंपेयर्ड फास्ट फूड वर्कर्स। फास्ट फूड वर्कर्स इन्होंने दो जगहों का एग्जाम्पल लिया, जैसे दैट इज न्यू जर्सी एंड पेंसिल्वेनिया। सो हु हैपन टू लिव इन द पेंसिल्वेनिया टू दोज इन न्यू जर्सी, क्योंकि यहाँ पे लेबर मूवमेंट होती है, न्यू जर्सी के पेंसिल्वेनिया में जाते हैं या फिर पेंसिल्वेनिया के न्यू जर्सी में आते हैं, तो लेबर का यहाँ से जो मूवमेंट होता रहता है। तो इनमें जो इन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिया था इसका। सो ये बोल रहे हैं कि जो न्यू इमिग्रेशन उसको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो पुराने इमिग्रेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा सा उनमें क्या होगा, उनको नेगेटिव इफेक्ट ये कर सकता है। चलिए, सो डाटा फ्रॉम अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अब कैसे पता करेंगे, ये काफ़ी बिहेवियर को चेक करवाना बहुत मुश्किल होता है। जो यहाँ पे जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो इंटरप्रेट कर पाना, उसको कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो नेचुरल एक्सपेरिमेंट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, हाउएवर फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंडिंग कंपल्सरी एजुकेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया कंपल्सरी का, जैसे 1 साल के लिए हम लोग को कोई भी कंपल्सरी एजुकेशन है, अगर किसी ग्रुप को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को 1 साल ज़्यादा पढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है फ्यूचर में। क्या वो जो ग्रुप है उसमें सब के सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलेंगे, जो आगे चल के जो 1 साल उन्होंने स्टडी की है उसको स्टडी का उनके बिहेवियर के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से इन्होंने ये स्टडी किया। सो बाय अ ईयर ऑफ फॉर 1 ईयर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बट नॉट अनदर विल नॉट अफेक्ट एनीवन इन दैट ग्रुप इन द सेम वे। कह रहे हैं कि सबकी जो नॉलेज का लेवल है वो सेम नहीं होने वाला फ्यूचर में। 1 साल स्टडी सभी ने की, एक ग्रुप में जितने भी हैं वो सब लेवल ऑफ डेवलपमेंट या फिर लेवल ऑफ जो मेंटल एबिलिटी है सबकी सेम नहीं होगी। सम स्टूडेंट वुड हैव केप्ट स्टडिंग एनी वे एंड फॉर देम
द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज ऑफ्टन नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर ग्रुप। कहते हैं कोई बच्चा थोड़ा शार्प निकल सकता है, लेकिन वो बच्चा पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकता। सबकी जो मेमोरी है वो शार्प नहीं हो सकती एक साल एडिशनल स्टडी से। अब इस प्रोसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसमें दिया था मेथोडोलॉजी, ठीक है, एंजिस्ट और इम्बेंस ने। सो इट इज इवन पॉसिबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा ईयर इन स्कूल। क्या उस एक्स्ट्रा ईयर ऑफ स्कूलिंग का हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कुछ? तो इसलिए इन्होंने फॉर्मूला दिया मिड 90s में, ठीक है, जो मेथोडोलॉजी थी, और उसी मेथोडोलॉजी के कारण इनको अभी नोबेल प्राइज जो सर्वश्रेष्ठ प्राइज है वो मिला है, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो लास्ट ईयर भी नोबेल प्राइज मिला था विल्ग्रोम और रॉबर्ट को, तो उनको भी इसी चीज़ के लिए मिला था, बिहेवियरल स्टडी, जो उन्होंने न्यू ऑक्शन थ्योरी इन्वेंट की थी। तो इस बार इन्होंने न्यू मेथोडोलॉजी इन्होंने भी इन्वेंट की है। तो कुछ ना कुछ न्यू करने से ही नोबेल प्राइज मिल रहा है। हो सकता है हम और आप में से भी कुछ न्यू करें तो शायद नोबेल मिल जाए। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ प्रिसाइज कंक्लूजन्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। तो ये बताया कि जो कुछ कॉजेज से, मतलब कुछ करने से उसका क्या इफेक्ट होने वाला है फ्यूचर में, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है। सो कार्ड स्टडीज ऑफ कोर क्वेश्चन। तो कार्ड ने तो जो मेन कोर क्वेश्चन थे वो किए, मतलब इमिग्रेशन और उसके साथ साथ जो लेबर लॉज हैं या मिनिमम वेजेस हैं वो आपके लेबर मार्केट को कैसे इफेक्ट करेंगे वो दिया था। उसके बाद एंजरिस्ट एंड इम्बेंस ने मेथोडोलॉजी दी। ठीक, सो अब जो उनकी स्टडी है उससे हम लोग क्या है, थोड़ा सा भी ईजी बन गया है उस प्रोसेस को समझ पाना। सो देयर रिसर्च हैज substantially improved our ability to answer की casual questions which has been great benefit to society। और यही कारण है कि अभी उनको नोबेल प्राइज मिला है। सो द प्राइज ऑफिशियली नोन एज स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। ये बेसिक चीज़ थी, तो हमने पहले डिस्कस नहीं की, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में हम लोग ये लगभग डिस्कस करते ही हैं। और प्रोवाइड होता है इकोनॉमिक साइंस, वॉज नॉट इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। 1901 में जब ये प्राइजेस मिलने शुरू हुए तब नहीं था, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स साइंस से प्राइजेस मिलने शुरू हुए। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक एंड इज अवॉर्डेड इन मेमोरी ऑफ नोबेल। और स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो है स्वेरिजेस, दैट इज रिक्स बैंक। ओके, कार्ड विल रिसीव 1/2 ऑफ द 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर, और उसकी जो रिमेनिंग प्राइस है वो मिल जाएगा एंजिस्ट और इमेंस को। चलिए एक थोड़ा सा और भी देख लो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2010 से लेके 2020 तक की, मतलब अब तो 2021 हो गया खैर, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा स्टडीज़ की इंटेंस कर रहे हैं जब से जीन टिरोल को मिला था। खासतौर पे मैं, क्योंकि 2014-15 की हमारी भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो इस जब जीन टिरोल थे तो वहीं से हम लोग इसको पढ़ना शुरू किए थे। खैर आपके टाइमिंग क्या है आपका, जब से आपने ये पढ़ना शुरू किया, मे भी कुछ स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पॉल मिलग्रोम पढ़ा होगा या अभिजीत बनर्जी पढ़ा होगा। तो डिफरेंट ईयर में आप लोग देखना एक बेसिक कॉमन चीज़ मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, मोस्ट ऑफ द लॉरियट्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको पता लग ही गया होगा। तो यूएस से हर टाइम देखो कुछ ना कुछ तो है यूएस में, कि जो नोबेल लॉरियट्स हैं वो यूएसए से ही जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मैक्सिमम 10 में से 8 बार तो यूएसए के इकोनॉमिस्ट लेके जा रहे हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ फैक्ट नोबेल प्राइज से रिलेटेड। सो 1968-69 में शुरू हुआ था इकोनॉमिक्स में। स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन सेंट्रल बैंक इसको प्रोवाइड करता है। 1969 से लेकर 2020 तक अब तक 52 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 25 जो प्राइजेस हैं वो 1 लॉरियट्स को दिए हैं। उसके बाद 20 जो प्राइजेस हैं इकोनॉमिक साइंस में शेयर्ड विद 2 लॉरियट्स, और 8 प्राइजेस जो हैं वो हैं 3 लॉरियट्स को। और अभी इससे पहले 86 इंडिविजुअल थे, अभी 89 इंडिविजुअल्स हो गए हैं 2021 तक, ठीक है। जो यंगेस्ट हैं वो हैं अस्तर डफलो, ठीक है, लास्ट ईयर उनको दैट इज 2019 में मिला था। सो फर्स्ट टाइम नोबेल लॉरियट्स थे इकोनॉमिक साइंस में 1969 रैगनर फिश एंड जेन टिम्बरजन। उसके बाद पॉल सैमुअल्सन, फिर उसके बाद साइमन कुजनेट्स, फिर जॉन हिक्स एंड एरो, और उसके बाद अभी 2021 में ये 3 इकोनॉमिस्ट, ठीक। तो उम्मीद है कि ये जो तीनों इकोनॉमिस्ट की जो स्टडी है वो आपको समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक टॉपिक रैंडमली। तो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को हाई रखिए,
मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।